एवरीवन, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। और आज हम क्लास 6 की हिस्ट्री के चैप्टर 7 के क्वेश्चन आंसर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने क्वेश्चन आंसर तब डिस्कस कर रहे हैं हम जब हमने 6th क्लास की जो बुक है इसके सभी चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है। साथ ही साथ हम हिस्ट्री के साथ ही हमारी जो ज्योग्राफी की बुक है 6th क्लास की वो भी कंप्लीट यहाँ पर हो चुकी है और इसके बाद हम उसके क्वेश्चन आंसर भी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने से पहले आपके लिए जो डिटेल में बुक है उनके चैप्टर्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से आपकी एक समझ चीज़ों के प्रति विकसित होगी और जब आप क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आपको बहुत इजी लगेंगे। तो पहले आप वो वीडियोस देखिए, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर आसानी से लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो अपने पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है चाणक्य की पुस्तक का नाम। यानी कि देखिए जो हमारा चैप्टर है ये बेसिकली जो मौर्य साम्राज्य है उसकी स्थापना कैसे हुई थी, किसने की थी, किन परिस्थितियों में की थी, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में बताई गई हैं। तो क्वेश्चन भी वहीं से बनेंगे। तो सबसे पहले हमें चाणक्य की पुस्तक का नाम यहाँ पर बताना है। तो देखिए बहुत ही फेमस बुक है और ज़्यादातर कह सकते हैं हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न बनता है और अब तो काफ़ी पुराना भी हो गया है ये प्रश्न। और आई होप अगर आपने थोड़ी बहुत भी हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको इसका आंसर ज़रूर पता होगा। तो देखिए चाणक्य की जो पुस्तक थी उसका नाम था अर्थशास्त्र। नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन ये जो पुस्तक है इसमें बातें जो लिखी गई हैं वो राजनीति से संबंधित हैं। राज्यों का जो प्रशासन है उनसे संबंधित बातें यहाँ पर इस पुस्तक में लिखी गई हैं। तो चाणक्य जो है उन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए कि कौटिल्य की पुस्तक का नाम क्या है तो भी आपका आंसर अर्थशास्त्र होगा, या फिर आपसे पूछा जाए कि अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है तो आप वहाँ पर अपना आंसर चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त, एक और इनका नाम मिलता है विष्णुगुप्त, ये इन्हीं के नाम हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि जो मौर्य साम्राज्य है इसकी स्थापना कब हुई थी, यानी कि कितने समय पहले इसकी स्थापना हुई थी। तो देखिए मौर्य साम्राज्य की अगर हम बात करें तो अब से 2300 साल पहले मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा कि 2300 साल पहले तो हुई थी, लेकिन ये भी तो हमें पता होना चाहिए कि किसने की थी। तो यहाँ पर यही प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना की किसने थी। तो देखिए मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना थी वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ही मौर्य साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसकी सहायता से की थी। अब देखिए इतना बड़ा साम्राज्य था तो जाहिर सी बात है कि अकेले तो नहीं की होगी, किसी न किसी की सहायता तो ज़रूर ही ली होगी। तो यहाँ पर हमारा आंसर है चाणक्य की, यानी कि चाणक्य की सहायता से इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ये वही चाणक्य हैं जिनके बारे में भी हमने बात की थी, जिन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है। तो इन दोनों ने मिलकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनके पुत्र का नाम हमें बताना है, यानी कि इसको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य का राजा कौन बना, सम्राट कौन बना। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था उसका नाम था बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद वही राजा की गद्दी पर बैठा था और ये इनका पुत्र था बिंदुसार, आपको ये नाम याद रखना है। अगला है कि बिंदुसार के पुत्र का नाम क्या था, क्योंकि देखिए ऐसा तो है नहीं कि जब इतना बड़ा साम्राज्य था मौर्य साम्राज्य तो कई सैकड़ों वर्षों तक इसका शासन चला होगा, तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। तो देखिए सारे नाम तो नहीं होते हैं इतिहास की पुस्तकों में, लेकिन जो राजा मुख्य रूप से जिन्होंने कुछ अलग किया होता है, कुछ हटके किया होता है, कुछ महान कार्य किए होते हैं, उन्हीं की वजह से उन्हें याद किया जाता है। तो इसीलिए जो मेन राजा होते हैं उनके नाम यहाँ पर आपको पूछे जाते हैं और उनके बारे में भी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो बिंदुसार का जो पुत्र था उसका नाम था अशोक, और ये वही अशोक है जिसे अशोक महान के नाम से, द ग्रेट अशोक के नाम से ये हिस्ट्री में फेमस है, क्योंकि इसने बहुत सारे ऐसे काम किए थे जिसकी वजह से इसे महान राजा की उपाधि मिली थी। अगला प्रश्न है हमारा कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी। देखिए हमने संस्थापक की बात कर ली, किसकी सहायता से की, उनके पुत्रों की बात कर ली, लेकिन हर साम्राज्य की एक ना एक राजधानी ज़रूर होती है। तो यहाँ पर हमें राजधानी भी पता होनी चाहिए। तो देखिए जो मौर्य साम्राज्य था उसकी 3 राजधानियाँ थीं। पहली पाटलिपुत्र,
दूसरी उज्जैन और तीसरी तक्षशिला। तो जो पाटलिपुत्र थी, जो वर्तमान में पटना नाम से जानी जाती है, जो पटना शहर है, आधुनिक पटना शहर, वो पहले क्या था, पाटलिपुत्र नाम से जाना जाता था। और ये अभी कहाँ पड़ता है, आपका बिहार में पड़ता है। तो ये तो थी मेन राजधानी। इसके अलावा 2 और राजधानियाँ थी, उज्जैन और तक्षशिला। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, मेगास्थनीज कौन था। तो देखिए मेगास्थनीज से भी बहुत बार प्रश्न बनता है। तो देखिए मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा, यानी कि यूनानी एक राजा था, इसका नाम था सेल्यूकस निकेटर, उसका राजदूत था। और वो किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। यानी कि मेगास्थनीज एक क्या था, राजदूत था। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए मेगास्थनीज एक राजदूत था और किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। अगला प्रश्न है कि अशोक के जो अभिलेख हैं वो अधिकतर किस भाषा में हैं। तो देखिए अभिलेख क्या होते हैं, ये हम चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं कि किसी ठोस सतह पर कोई भी आदेश या कोई भी बात जो राजा अपनी जनता तक पहुंचाना चाहता है उसको उत्कीर्ण करवा दिया, यानी कि उसको खुदवा देता है, उसी को अभिलेख कहा जाता है। तो अशोक जो था चंद्रगुप्त मौर्य का एक तरीके से कह सकते हैं पोता। तो ये जो अशोक था इसके अभिलेख किस भाषा में है, तो देखिए इसके अभिलेख तो है प्राकृत भाषा में, और लिपि कौन सी है, तो ब्राह्मी लिपि है। तो प्राकृत भाषा में अभिलेख अपने उसने खुदवाए थे। और प्राकृत भाषा में खुदवाने का एक कारण भी था। क्या कारण था कि जो प्राकृत भाषा थी वो उस समय आम लोगों की बोलचाल की भाषा थी। और हमने पिछले चैप्टर में बात भी की थी कि जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने अपने उपदेश भी इसी भाषा में दिए थे। क्यों, क्योंकि जो आम जनता है वो उनकी बातों को समझ सके। जो आम बोलचाल की भाषा होगी उसी को तो लोग समझेंगे, इसीलिए इसी भाषा में अभिलेख भी खुदवाए गए। और महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी जैसे बड़े बड़े जो संत हुए उन्होंने अपने उपदेश भी इसी भाषा में दिए हैं। अगला प्रश्न है कि तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था, यानी कि जो उड़ीसा का तटवर्ती इलाका है उसे पुराने समय में किस नाम से जाना जाता था। तो ये बहुत ही फेमस नाम है, कलिंग। कलिंग का युद्ध भी हुआ था जो कि इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और इसी कलिंग को जीतने के लिए अशोक ने एक युद्ध किया था। और वर्तमान में ये जो स्थान है ये उड़ीसा में पड़ता है। अब यहाँ पर प्रश्न है, देखिए प्रश्न के रूप में भी है कि कलिंग को जीतने के लिए किसने युद्ध लड़ा था। तो अभी इसका हम आंसर डिस्कस कर चुके हैं, अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा था। अब देखिए ये जो युद्ध था इसके बाद क्या हुआ, जब युद्ध में अशोक ने विजय तो हासिल कर ली लेकिन बहुत ज़्यादा खून खराबा और लोगों को मरता हुआ देखकर उसे युद्ध से हमेशा के लिए घृणा हो गई और उसने कभी भी युद्ध न करने का फैसला लिया। और किसके उपदेशों से वो प्रेरित हुए थे, तो देखिए महात्मा बुद्ध के उपदेशों से, क्योंकि महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी ही दोनों ही बात करते हैं अहिंसा की, यानी कि किसी को मारना नहीं है, युद्ध नहीं करना, इस तरीके की चीज़ों से वो दूर रहने के उपदेश देते थे। तो अशोक के ऊपर भी इनके उपदेशों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। अगला है यहाँ पर कि उत्तर पश्चिम है, जो यानी कि जो भारत का उत्तर पश्चिम इलाका है वो किस लिए प्रसिद्ध था। मौर्य साम्राज्य की यहाँ पर बात की जा रही है। तो देखिए कंबल के लिए ये इलाका बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था उस समय। और वहीं अगर हम बात करें दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत किस लिए प्रसिद्ध था, तो सोने के लिए दक्षिण भारत उस समय काफ़ी प्रसिद्ध हुआ करता था। अगला प्रश्न है कि अशोक ने धम्म की शिक्षा देने के लिए किसकी नियुक्ति की। अब देखिए धम्म क्या है, तो अशोक ने अपना ही एक धर्म चलाया था और प्राकृत भाषा में धर्म का ही बिगड़ा रूप है धम्म। और अशोक ने अपने ही धम्म की स्थापना की थी और इसकी लोगों को, आम लोगों तक इसकी जो शिक्षा थी उसको पहुंचाने के लिए उन्होंने धम्म महामात्र नाम के अधिकारी की नियुक्ति की थी। तो ये धम्म महामात्र क्या था, एक अधिकारी हुआ करता था जो लोगों को धम्म की शिक्षा दिया करता था। अगला प्रश्न है कि अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए कहाँ पर दूत भेजे। तो देखिए इसका आंसर है, यहाँ पर आ गया है पहले ही आंसर, सीरिया, मिस्र और ग्रीस। यहाँ पर इन देशों में अशोक ने अपने दूत भेजे धम्म के प्रचार और प्रसार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए श्रीलंका में किसको भेजा था। वहाँ तो उसने अपने राजदूत भेज दिए, लेकिन श्रीलंका ये देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों, क्योंकि श्रीलंका में उसने अपने पुत्र और पुत्री को भेजा था। और पुत्र का नाम जो है वो महेंद्र है और पुत्री है संघमित्रा।
इन दोनों को श्रीलंका में अशोक ने भेजा था अपना जो धर्म था उसके प्रचार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो भारत की अधिकतर लिपियां हैं वो किस से उत्पन्न मानी जाती हैं, किससे उत्पन्न हुई हैं? तो देखिए भारत की जो अधिकतर लिपियां हैं वो ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न मानी जाती हैं। ब्राह्मी लिपि से ही अधिकतर लिपियों का विकास हुआ है। अगला प्रश्न है कि राजकुमारों को प्रांतों में किस रूप में भेजा जाता था? तो जो मौर्य साम्राज्य के अलग अलग प्रांत थे, क्योंकि लगभग आधे भारत पर मौर्य साम्राज्य का शासन था, तो एक राजा इतने बड़े साम्राज्य को नहीं देख सकता है, इसलिए अलग अलग प्रांतों में वो अपने राजकुमारों को भेजते थे। तो वहाँ पर उनको गवर्नर बनाकर भेजा जाता था, या राज्यपाल या गवर्नर जिसे हम कहते हैं। तो ऐसे इलाकों में वो अपने राजकुमारों को भेजा करते थे। तो ये थे हमारे मौर्य साम्राज्य से बनने वाले या चैप्टर 7 से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन आंसर बन सकते थे। और बाकी के जिनसे क्वेश्चन आंसर नहीं बन सकते हैं, जो चीज़ें समझने के लिए होती हैं, उनके लिए आपको बुक की रीडिंग करना ज़रूरी है। और अगर आप नोट्स बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अपने नोट्स अपने ही होते हैं और जिनसे आपको चीज़ें जब आप पढ़ेंगे, लिखते हैं चीज़ों को, तो आपको खुद ब खुद याद भी हो जाती हैं। तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप नोट्स भी बनाएं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।